बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सबरंग डाइजेस्ट में शाया होने वाला शकील आदिलज़ादा का तहरीर करदा मशहूर ज़माना नावल बाज़ीगर। मोहतरम सामीन, अब तक आप बाज़ीगर की 62 अक़सात समाअत फरमा चुके हैं और अब हाजिर है किस्त नंबर 63। इंस्पेक्टर सूरती ने साहिबान में पड़ी हुई बेंचों पर हमें बिठा दिया। आस पास दूर व नज़दीक मुसल्लह सिपाही जमे हुए खड़े थे। थाने का ये हिस्सा आम लोगों के लिए ममनू कर दिया गया था। साहिबान के उस तरफ अहाते में मौजूद लोग उचक उचक के हमें देखने के लिए बेचैन नजर आते थे। हरियाला, बदरू और चटगामा अभी तक हमारे साथ थे। हमें वहाँ बिठा के सूरती वापस चला गया। देर हो गई, किसी ने लौट के खबर नहीं ली। सब गुमसुम एक दूसरे के बाजों से बाजू टिकाए बैठे थे। धूप पीली पड़ गई थी। सुबह से अब तक एक खील भी किसी के मुंह में नहीं गई थी। सुबह किसी स्टेशन पर बस एक एक प्याली चाय सबने पी थी और ख्याल था कि कलकत्ते उतर के ही इकट्ठा खा पी लेंगे। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा। हर लम्हे साहिबान से बड़े कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते पर किसी की आमद का गुमान होता था, लेकिन 1-1.5 घंटा गुजर जाने के बाद भी अंदर से कोई नहीं निकला। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि क्या हुक्म आएगा। मेरा सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। न जाने मैंने क्या क्या ऑल फॉल बक दिया था। शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए था। मेरी किसी बात से उन पर कोई गलत असर पड़ गया तो कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो बाहर आने के बाद किसी ने एक लफ्ज़ भी मुझसे नहीं कहा था, लेकिन एक तसल्ली आदमी अपने आप को भी तो देता है। अगर उन्होंने हमें ना जाने दिया तो फिर मालूम नहीं कितने दिन लग जाएं। पीरू कब तक होटल में ठहरा रहेगा और अब्बा जान? पीरू अकेला होता तो कोई बात नहीं थी। अगर उन्होंने वाकई हमें ना जाने दिया और वक्त लग गया तो इस मुद्दत में वो पीरू तक भी पहुंच सकते हैं और फिर अब्बा जान तक और उनके मालो असबाब तक। और पीरू ये सुन के कि हमें रोक लिया गया है, होटल में खामोश नहीं बैठा रहेगा। वो खुद हम तक पहुंचने या हमारी ज़मानत का बंदोबस्त कराने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं कि वो सीधा रत्ना के पास ही फैसला करने पहुंच जाए। मुझे अच्छी तरह याद था, स्टेशन से रुखसत होते वक्त विट्ठल ने पीरू से ये नहीं कहा था कि वो अपने अड्डे पर जाने के बजाय थाने जा रहा है। पीरू के लिए ये खबर नहीं होगी और वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकता है। मगर बदरू की ज़बानी पीरू ने ये ज़रूर सुना था कि पुलिस हमारी तलाश में है। इम्कान तो नहीं है कि वो सोचे समझे बगैर कोई इरादा करेगा। पीरू को ख्याल होगा कि उसकी गैर मामूली नकलो हरकत से होटल वाले या उस इलाके के आदमी जहाँ होटल वाक़ है मशकूक हो गए तो उसके लिए अब्बा जान को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और अब्बा जान के अया होने का मतलब है सब कुछ अया हो जाना। पत्थरों को ज़बान मिल जाएगी, हीरे जवाहर बोलेंगे। इस दौरान रत्ना को भी खबर मिल सकती थी कि बम्बई का पीरू दादा होटल में ठहरा हुआ है। हमने उनसे कहने को तो कह दिया था कि वो चाहें तो हमें अंदर कर दें, क्योंकि हमें चंद दिनों बाद फिर बाहर आना है। लेकिन सभी जानते थे कि चंद दिन हमारे लिए कितने जानलेवा और अजाबनाक होंगे। अब्बा जान के साथ फैज़ाबाद जाने के लिए मैं और पीरू दोनों आमादा नहीं हुए थे, तो हम सभी एक गाड़ी से वहां जा सकते और उन्हें हवेली तक पहुंचा के दूसरी गाड़ी से वापस आ सकते थे। सिर्फ 1 दिन का बल पड़ता, लेकिन कुब्बन खान और उसके साथ मरने वाले हमारी जगह होते और उन्हें यूं हमारे ख़त्म हो जाने की खबर मिलती तो क्या वो इस 1 दिन की ताख़ीर गवारा कर लेते? वो तो थाने तक भी ना आते। आंधी और तूफान की तरह पहले अड्डे का रुख करते और लाल हाथों, लाल कपड़ों और खुले चाकुओं के साथ फिर थाने आते। विट्ठल ने तो इतना भी अपने सीने पर जबर कर लिया था। कोई 1.5 घंटे बाद बड़े कमरे की जानिब से उनके बूटों की गूंज सुनाई दी। मेरा दिल धक धक करने लगा। दूसरे ही लहजे डीएसपी माथुर, इंस्पेक्टर दाऊद दयाल, इंस्पेक्टर सूरती हमारे सामने थे। माथुर की आंखें चटक रही थी। उस्ताद विट्ठल, वो किसी कदर बेतवाज़न आवाज़ में बोला, तुम जा सकते हो। मेरी रगों में एक बिजली सी चमकी। सब ने एक दूसरे की तरफ चौंक के देखा और सभी के चेहरों पर जैसे आग भड़कने लगी। आगे बोलो माथुर साहब, विट्ठल ने आहिस्तगी से कहा। आगे कुछ नहीं उस्ताद,
लेकिन तुम जानते हो हमें ये फैसला करने में कितनी दुश्वारी हुई होगी। ख्याल रखना कि किसी भी सूरत में पहले तुम पुलिस को मुत्तला करोगे और हमारे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाओगे। विट्ठल के होंठ बंद रहे। तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर जाने की इजाजत दी जा रही है कि तुम पुलिस की मदद करोगे। ये मत समझना कि हम तुमसे कहीं दूर रहेंगे। और ये भी जान लो कि अभी तुम्हारे बाकी तमाम आदमी जेल में हैं। तुम्हारी कोई भी खिलाफ कानून हरकत उनके लिए और मुसीबतें खड़ी कर सकती है। तुमने फरार होने की कोशिश की या जरा सी भी गलती की तो उन सब का हर जाना उन्हीं को अदा करना होगा और तुम भी नहीं बच सकोगे। बेहतर यही है कि एहतियात से कदम उठाना। तुम्हारी बात मान ली जाए कि कुब्बन खान को कुछ और लोगों ने ख़त्म किया है, तो अब तुम्हें यहाँ देखने के बाद वो तुम पर भी हथियार फेंकने के लिए बेचैन होंगे। इसलिए भी तुम्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में अगर तुम्हें मुस्तकिल तौर पर या किसी वक्त भी पुलिस की रक्षा की ज़रूरत पड़े तो पुलिस तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगी। आप आराम करो साहब, अपनी फिक्र छोड़ दो। अपने को जिस दिन बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी उस दिन ये हथियार, विट्ठल ने जेब में पड़े हुए चाकू की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिरी बार अपना काम ज़रूर दिखाएगा। दूसरों के लिए नहीं, ये अपने लिए भी है। तुमने सुन लिया कि हमने क्या कहा है? माथुर तुर्शी से बोला। सुन लिया है सरकार। सुन लिया है तो ठीक है। ये भी सुन लो कि अगर तुमने गैर ज़रूरी तौर पर हमें उलझाने और गैर मुताल्लिक लोगों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। पुलिस कोई खून खराबा झगड़ा टंटा पसंद नहीं करेगी। फिर पुलिस का काम कैसे चलेगा? माथुर ने जैसे सुना ही नहीं मुंह बना के बोला, एक बात और तुमसे कहनी है। हमको मालूम हुआ है कि तुम्हारे पुराने अड्डे पर अब रत्ना नामी एक आदमी बैठा है। तुम जानते हो कि इंस्पेक्टर दाऊद दयाल जी का ताल्लुक तुम्हारे इलाके से है और उन्होंने उसके बारे में हर तरह की पूछगिछ कर ली है। रत्ना ने तुम्हारा अड्डा बाकायदा तौर पर इमारत के मालिक से लिया है और इंस्पेक्टर दाऊद दयाल को हर तरह मुतमईन किया है। अड्डे पर उसके कब्जा जमाने से हमें भी उस पर शुबा हुआ था कि कहीं उसने तुमसे कोई पुराना बदला तो नहीं लिया है। हो सकता है अड्डा लेते वक्त उसके दिमाग में यही बात हो, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं। जेल में बंद तुम्हारे आदमियों की शिकायत पर हमने उसके बारे में पूरी इंक्वायरी की है। शुरू में तुम्हारे आदमी उसका नाम नहीं लेते थे, लेकिन जब वो अड्डे पर बैठ गया तो सिर्फ उसका नाम लेने लगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने उसकी नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी है, मगर हमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जिससे हमारा शक आगे बढ़ता। वो वाक़े के कोई 15 दिन बाद कलकत्ते आया था और उसके बयान के मुताबिक ये उसके उस्ताद विट्ठल का पुराना अड्डा है। इसलिए जैसे ही उसने ये सब सुना वो अड्डा जमाने के लिए इधर आ गया। मुमकिन है तुम अपनी पुरानी जगह पर उसकी बैठक पसंद ना करो और उसे हटाने की कोशिश करो। वो खुद हट जाए तो किसी को एतराज़ ना होगा, लेकिन तुमने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की तो पुलिस तमाशा नहीं देखती रहेगी। मैंने तुम्हें बता दिया है कि रत्ना वहाँ इमारत के मालिक की इजाज़त से बैठा है। दाऊद जी ने भरोसा कर लिया है तो फिर ठीक ही होगा। विट्ठल इंस्पेक्टर दाऊद दयाल की तरफ नजरें जमाते हुए बोला, आपको कुछ और बोलना हो तो बोलो। और कुछ नहीं, माथुर ने नरमी से कहा। चूड़ियाँ अभी रह गई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने को चूड़ियाँ पहना के भेजो। देखो विट्ठल, माथुर का लहजा बिगड़ गया। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अब आपके सामने क्या बोले माथुर साहब। कोई दूसरा होता तो जुबान साली ऐंठती नहीं। इधर जिंदगी भर सोचा कि पुलिस का ये गोरख धंधा कैसे चलता है। अपने को आज पता चला कि इधर आप भी तो होते हो। जाओ विट्ठल जाओ। माथुर उसका शाना थपथपाते हुए बोला। वो विट्ठल के साथ चबूतरे के जीने तक आया। अपने को आप याद रहोगे, नीचे उतरते हुए विट्ठल ने जेरे लबी से कहा। माथुर ने एक लम्हे के लिए आंखें मीच ली और रुकी हुई आवाज में बोला, जाओ उस्ताद, अपना भरोसा तुम्हारे साथ है। विट्ठल ने उसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपसे गुजारिश है कि उर्दू की तरक्की और तरवीज में भरपूर हिस्सा लें। हमारी ऑडियो कुतुब को अपने दोस्तों और अजीज़ों अक़ारिब में मुतारिफ़ कराएं। पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। अगर नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम ऑडियो कुतुब बर वक्त आपको मिल सकें।
शाम हो चुकी थी मगर सूरज अभी छुपा नहीं था। गली में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। सारी दुकानें खुली हुई थी। नुक्कड़ पर वाक़े मलबारी के तिकोने होटल में जोर जोर से ग्रामोफोन बज रहा था। उससे मुल्हिक धर्मा पान वाला पीली कमीज पहने और गले में ताज़ा नोटों का हार डाले अपनी दुकान पर ग्राहकों में मसरूफ था। बिट्ठल, जामू, हलाकू, जेनी, पलटू, सोलम, साटे, मैं और हरियाला, बदरू, चटगामा समेत हम कुल 11 आदमी थे। टैक्सी से हम नुक्कड़ ही पर उतर गए और ठहरे बगैर गली में दाखिल हो गए। थाने से यहाँ तक रास्ते में किसी जगह रुक के हमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। शायद किसी को भी भूख प्यास नहीं लग रही थी। सबको जल्द से जल्द इलाके पहुँचने की बेकली थी। पुलिस अफसरों से इतना कुछ सुनने के बाद मुझे कुछ शुबा होने लगा था कि हो सकता है वो रत्ना ना हो, कोई और ही हो। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ हरियाले, बदरू और चटगामा ने रत्ना के बारे में बताया था वो हर्फ ब हर्फ ठीक ही हो। अड्डे पर कब्जा जमाने की वजह से वो सब रत्ना ही को सब कुछ समझ रहे हों। मुमकिन है रत्ना बाद ही में आया हो और अड्डा बेआसरा देख के उसकी नीयत खराब हो गई हो। मगर बिट्ठल ने थाने से निकल के टैक्सी ड्राइवरों को किसी और इलाके का पता नहीं बताया, सीधे अड्डे ही चलने की हिदायत की और अब हम खास अड्डे की गली में मौजूद थे। टैक्सियों से उतरते वक्त इत्तफाक से किसी की नज़र हम पर नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही हम चंद कदम आगे बढ़े, गली में चूड़ियों की दुकान के मालिक अधेड़ उम्र आदम भाई ने हमें देख लिया। उस्ताद, उसकी ठिठकती हुई आवाज़ ने हमारे कदम रोक लिए। आदम भाई हमारे सामने शशदर खड़ा था। बिट्ठल ने उसका बाजू पकड़ के पूछा, कैसे हो कन्हैया जी? हर वक्त चूड़ियां पहनने वाली औरतों का हुजूम उसके गिर्द लगा रहता था, इसलिए बिट्ठल उसे कन्हैया कहता था। आदम भाई उछल के बिट्ठल के सीने से चिमट गया और हुड़कने लगा। आदम भाई के नजर पड़ने की देर थी। हमने बमुश्किल चंद गज का रास्ता तय किया होगा कि गली में एक शोर सा मचने लगा। देखते देखते राहगीरों और दुकानदारों की एक बड़ी तादाद हमारे अतराफ जमा हो गई थी। वो सब अभूत नजरों से हमें देखते थे। गालिबन उन सबको बावर करा दिया गया था कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमारे करीब आ के हमारी आवाज़ें सुन सुन के जब तक यकीन न कर लेते, उनकी आंखों की हैरत दूर नहीं होती थी। इस सिरे से उस सिरे तक गली खासी लंबी थी। अभी हम इस सिरे पर थे कि दूर दूर तक हमारी आमद की खबर पहुंच चुकी थी और हम अपने ही इलाके में तमाशा बन गए थे। दोनों तरफ से लोग भाग भाग के उमड़ उमड़ के हमें देखने हमारी तरफ बड़े चले आते थे और ऊपर जिधर देखो बालकोनियों और खिड़कियों में औरतों और बच्चों के चेहरे नजर आते थे। हमारे लिए चंद कदम आगे बढ़ना दुश्वार हो गया। गली के पुराने मकीन फटी फटी आंखों से हमारे पास आते, बिट्ठल को सलाम करते, खैरियत पूछते और एक ही सांस में न जाने क्या कहने लगते। कोई कुब्बन खान का नाम लेता, कोई जोरा का, कोई शोली लाला। सबका एक ही सवाल था कि हम कहाँ मुंह काला करने चले गए थे। अड्डे का फासला ज्यादा नहीं था, मगर इस तरह वहां तक पहुंचने में रात हो जाती। मालूम नहीं बिट्ठल ने नुक्कड़ पर उतरने को क्यों तरजीह दी थी। टैक्सियां अड्डे की इमारत तक भी आ सकती थीं। ये सिलसिला देर तक न रुकता अगर बिट्ठल उन्हें अपने करीब आने के बजाय दूर हटाना ना शुरू कर देता। हम सबों को भी वहशत होने लगी थी। चुनांचे सभी ने लोगों को पीछे हट जाने की ताकीद की। शुरू में मुश्किल पेश आई, लेकिन फिर लोग खुद ब खुद पीछे हटते और किनारे किनारे होते गए। वो कुछ सहम से गए थे और उनके चेहरों से जाहिर था कि हमारे रवैये की ये अचानक तब्दीली उन्हें अच्छी नहीं लगी है। फिर कोई करीब नहीं आया और खामोशी भी तारी होगी। हमारे लिए रास्ता साफ हो गया था। लोगों के इतने करीब आने से बिट्ठल के पैर को और तकलीफ पहुंची होगी, मगर वो तेज कदमों से लंगड़ा लंगड़ा के फासला कम करता रहा। जब हम अड्डे की इमारत के नज़दीक पहुंचे तो इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया था। हालांकि वो सब वहीं मौजूद थे, हमसे कुछ दूर। वहीं गली में दीवारों, दुकानों और मकानों की सीढ़ियों और चबूतरों पर इकट्ठे हो गए। चंद लम्हे बाद अड्डे की इमारत हमारे रूबरू थी। बिट्ठल ने सर उठा के एक नज़र सारी इमारत का जायजा लिया। रत्ना ने नया रंगो रोगन कराया था। बड़ा दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के करीब टलवा के बैठने की चौकी खाली पड़ी थी। अलबत्ता दरवाजे के बाहर दो आदमी किवाड़ों से चिमटे खड़े थे। मैंने उन्हें पहले नहीं देखा था।
दोनों की उम्रें 30 साल से कम होंगी। जिस्म के हल्के और रंग के काले थे। दोनों पूरी तरह तैयार थे। जामू और हलाकू मेरे साथ थे। उन्हें किसी पहलू करार नहीं था। उनके जिस्म फड़क रहे थे और सारा खून जैसे आंखों में उतर आया था। मेरे हाथ पैरों पर भी एक लर्जिश सी तारी थी। जाहिर है रत्ना को पहले से इत्तला मिल गई होगी। ये नामुमकिन था कि गली में ऐसा शोर मचा हो और गली के अड्डे के कानों तक ना पहुंचा हो। मुमकिन है रत्ना को हमारे गली में दाखिल होने से पहले ही खबर हो गई हो। जिस वक्त हम पुलिस अफसरों के सामने मौजूद थे, मुझे हैरत थी कि बिट्ठल वहां रत्ना का नाम क्यों नहीं ले रहा है, इशारतन भी नहीं। एक बार मैंने इरादा भी किया कि उसे याद दिलाऊं, लेकिन ये ख्याल करके चुप रहा कि बिट्ठल खुद उसका नाम कैसे भूल सकता है। चलते चलते एसपी माथुर ही ने रत्ना का जिक्र किया था और बिट्ठल इस पर भी अपनी आंखें बुझाए बैठा रहा। रत्ना जी से बोलो, तुम्हारे मेहमान आए हैं, बिट्ठल ने सर्द लहजे में उन दोनों आदमियों से कहा जो दरवाजे पर पुतला बने खड़े थे। रत्ना उस्ताद अभी आराम करता है। इधर से जामू उधर से बिट्ठल ने पलक झपकते में हाथ बुलंद करके उनके सरों पर मारे। जरब इतनी शदीद थी कि दोनों वहीं बैठ गए और अभी चीख भी ना सके थे कि जामू और बिट्ठल ने बाल पकड़ के उन्हें ऊपर उठाया और गर्दन को हल्का सा झटका दे के उन्हें दाएं बाएं धकेल दिया। जेनी ने बढ़ के दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाजा मुकफ्फिल नहीं था, चौपट खुल गया। अंदर कमरों और दरवाजों के माबैन खुली हुई मुख्तसर जगह पर 5 आदमी चाकू तोले खड़े थे। हमारे चाकू जेबों ही में रखे हुए थे। वो मुंतजिर थे हमें अंदर घुसता देख के। वो एकदम हम पर झपटे, लेकिन हमारी निगाहों ने उन्हें ताक लिया था। पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ होश ही नहीं था। मैंने अपने करीब मौजूद सिर्फ जामू को देखा था। वो चीखता हुआ एक आदमी पर उछला और उसकी झोंक में उसने 2 और आदमियों को गिरा दिया। मैंने भी यही कुछ किया था। जब मुझे अपनी सुध-बुध हुई तो वो 5 जमीन पर पड़े थे और उनके चाकू इधर उधर गिरे हुए थे। उन्हें दोबारा उठाने की फुर्सत नहीं मिली। सामने के दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे, मगर दफातन एक दरवाजा खुला और एक साथ कई आदमी तेजी से बाहर निकले। बिट्ठल के चेहरे से मुझे अंदाजा हो गया कि इनमें रत्ना नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका था कि खुद आने के बजाय उसने फिर अपने चंद आदमी भेज दिए थे। क्या उसके दिमाग में ये था कि बिट्ठल अड्डे तक आके और इन आदमियों को देख के वापस हो जाएगा, या वो बिट्ठल का इरादा आजमाना चाहता था, या उसका ख्याल ये था कि इस तरह हम आधे होके उसके मुकाबिल पहुंचेंगे। अड्डों पर कहीं ऐसा नहीं होता था, मगर अड्डे ऐसे हासिल भी नहीं किए जाते थे जैसे रत्ना ने किया था। क्या है? उनमें से एक दराज कद और फैले हुए जिस्म के एक शख्स ने फुनकारते हुए कहा, ये रत्ना उस्ताद का अड्डा है, उसी के द्वार पे आए रहे। बिट्ठल मदम लहजे में बोला, तुमको बाहर बोला नहीं कि अभी रत्ना उस्ताद के आराम का टाइम है? उस गीदड़ के तख्मे को बोल इकट्ठा आराम कर लेना। जामू की आवाज़ भड़क रही थी। अभी इधर उसकी माँ के छल्ला उतार आए हैं। चमड़ी से मत फट कंजर, वो दहाड़ के बोला, अंदर ही रह के बोल। जामू का सारा जिस्म एक लम्हे के लिए बल खा गया। वो हलाकू, जीनी और साटे बैक वक्त उन पर झपटने वाले थे कि बिट्ठल की आवाज़ सुन के रुक गए। हाँ, इनको परे ही रखो बिट्ठल, रत्ना के आदमियों में से एक ने ज़मीन पर थूक के कहा। अभी इधर जो इसकी बहन के जुगनिया सवार खड़े हैं वो उसको नहीं टीपते। बिट्ठल जवाब देने के बजाय लंगड़ाता हुआ खुद उनके पास जाने लगा, लेकिन दरमियान ही में जामू उसके आड़े आ गया। तुम पीछे हटो उस्ताद, वो चीख के बोला। बिट्ठल रुक गया। जामू ने बौलाए हुए अंदाज में इधर उधर नजर दौड़ाई और एक झुरझुरी लेके जैसे जिस्म की गर्द झाड़ रहा हो उनकी जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। वो उसे ठहर जाने का हुक्म देते रहे, मगर जामू अपनी उबली हुई आंखें उन पर मरकूज किए बढ़ता रहा और उनके मुकाबिल ही जाके ठहरा। 3 एतराफ से वो उनके नरगे में था। मेरी सांस सीने में अटकने लगी। सबके पास तमंचे थे, मेरी जेब में भी, लेकिन किसी ने तमंचा बाहर नहीं निकाला। जामू उनके बीच में पहुंच के बुत की तरह जम गया था। उसकी हालत किसी पागल सांड जैसी थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ा राहगीरों पर पलट के वार करने के लिए तैयार हो और अपने सींग तोल रहा हो। कुब्बन खान और जामू का बचपन से संग साथ था। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भाइयों की तरह समझते थे। जामू की नज़रों में उसका चेहरा समाया होगा, इसी जगह वो उसे छोड़ के गया था। उन्होंने चाकू नहीं चलाए क्योंकि जामू उनकी दस्तबुद से कतन दूर नहीं था और उन्होंने देख लिया था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है।
लौट जाओ, हम बोलते हैं लौट जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है, ये अड्डा अब रत्ना उस्ताद का है। उनमें से एक आदमी ने हकला के कहा। वो सब जामू के गिर्द चाकू घुमा रहे थे। अपना वक्त तो दम के साथ है, जाके उस जनखे को बोल, देरी ना कर, झुंझुना लेके आ जा। जामू ने उसके बाजू को थपकी दी तो सब बिदक पड़े। अभी पीछे रास्ता खुला है, ज्यादा अटकल मत कर। फैले हुए जिस्म का आदमी धुतकारते हुए लहजे में जामू से बोला, थुथनियां फेर ले। जामू ने फिर जबान से कुछ नहीं कहा। जिस शख्स के बाजू पर थपकी देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया था, चश्मे ज़दन में उसकी गर्दन पर हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लिया। और सिर्फ उसी को नहीं, उसने दूसरे हाथ से उसके मुकाबिल खड़े हुए आदमी की गर्दन भी दबोच ली थी। एक साथ कई चाकू चले। वो जामू का दाव बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। जामू ने पल भर की मोहलत में उनके साथियों के टेंटवे पर ऐसी जगह चुटकी भरी थी कि वो बुरी तरह तड़पने लगे थे। उनकी आवाजें भी नहीं निकल रही थी और इनमें जामू की पकड़ से खुद को छुड़ाने के सिवा कोई सकत नहीं थी। जामू ने अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियां उनकी थोड़ी के नीचे पेवस्त कर दी थी। किसी कांटे की तरह उनके फड़कते और बिलकते जिस्मों का सारा जोर भी जामू के उन कांटों से छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो सका। दोनों मुकम्मल तौर पर जामू के कब्जे में थे और उनके अतराफ उनके साथी जैसे होशो हवास खो बैठे थे। जामू ने एक सानिये में मुतादिद पैंतरे बदले और उन्हें अपनी उंगलियों की मेखों में पेवस्त किए इधर उधर थिरकता घूमता रहा था। हर तरफ जामू के पास उनकी ढाल मौजूद थी। जामू के बजाय चाकू उन्हीं के जिस्म पर लगते। नतीजतन बाकी आदमियों को पीछे होना पड़ा। अगर वो आगे आते तो उनके चाकुओं से उन्हीं के साथियों के जिस्म छलनी होते। जामू अपनी जगह जमा हुआ नहीं खड़ा था। लम्हे भर बाद उसके बदले हुए पैंतरे का अंदाजा करना मुश्किल था। वो अपने हाथ आगे पीछे करता तो उसकी चुटकी में जकड़े हुए दोनों आदमी लाजमन उसके साथ जिधर वो चाहता घूम जाते। हम सब करीब ही खड़े ये मंजर देख रहे थे। जामू से जरा भी चूक हो जाती तो चाकू उसके जिस्म से दूर नहीं थे। दोनों आदमी निढाल से होने लगे। जैसा कि बिट्ठल अक्सर मुझसे कहता था कि दाव में बस लम्हों का उलट फेर होना चाहिए। जामू ने इससे ज्यादा वक्त नहीं लिया था। बिट्ठल भी उनके सामने जाके यही कुछ करता जो जामू ने किया था। और कोई भी शख्स जिसकी उंगलियां लोहे की तरह सख्त और चाकू जैसी धार रखती हों, राजू की उस डंडी की मानिंद जो बहुत बड़ा बोझ सहार लेती है, ज्यादा आदमियों के दरमियान इस किस्म का कोई गैर मुतवक्को दाव सूदमंद होता है। लेकिन जामू को देर तक इस पर कायम नहीं रहना था। फौरन कोई नया रुख बदलना चाहिए था। ज्यादा वक्त एक ही दाव पर अड़े रहने से मुकाबिल के लोगों को अपने बचाव के अलावा जवाबी हरबे इख्तियार करने का भी मौका मिल जाता और जामू को उन्होंने ये मौका नहीं देना था। मेरा ख्याल था जामू जल्द ही इन दोनों नीमजान आदमियों को उनके साथियों पर धकेल देगा और इसी असना में दूसरे आदमियों को पकड़ेगा या खुद चाकू से उन पर वार करेगा। अपने दो साथियों की जान बलबी देख के उनके हाथ पैर वैसे ही ठीक तरह काम नहीं करेंगे। वो जामू के पंजे से उन्हें छुड़ाने के लिए अपने चाकू जमीन पर भी फेंक सकते थे। इस बात का इम्कान ज्यादा था। इस तरफ हम भी उनके करीब मौजूद थे और हमारे इतनी देर खामोश रहने का मतलब ये नहीं था कि हम हर सूरत में यूं ही खड़े रहेंगे। उनके पीछे हो जाने के बावजूद जामू घूम घूम के उन्हें उकसा रहा था ताकि वो उस पर वार करने का फिर इरादा करें और अपने ही हाथों अपने साथियों को चाकू घोंप दें। जामू के जहन में कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उसे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर से एक बार भी चंद आदमियों के भागने की आवाजें आईं। जामू ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। आने वाले 6 आदमियों में सबसे नुमाया जो आदमी था वही रत्ना होगा। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना महसूस होता था। शायद कभी जेल में देखा हो, मगर अब उसके जिस्म और शक्ल सूरत में बहुत फर्क हो गया था। उसका जिस्म पहले की निस्बत बंधा हुआ था। दरमियाना कद, सांवला रंग, गोल चेहरा और मस्सों निशानों की भरमार, तन पेशानी, लंबी नाक, पतले पतले होंठ, आंखें बड़ी न छोटी, बाल सलीके से कड़े हुए, दरमियान में मांग, कुर्ता पाजामा, ऊपर से वास्कोट, गुलू बंद में मलबूस, उदय रंग के बड़े से नगीने की अंगूठी, कलाई में सुर्ख डोरा। उसकी उम्र 40 के लगभग होगी। वो तेज कदमों से बाहर आया था। आते ही उसकी नजर जामू पर पड़ी जो उसके 2 आदमियों को अपनी उंगलियों से थामे हुए था। रत्ना दरवाजे के पास ही रुक गया। उसके साथ आने वाले आदमी जामू से लिपटने के लिए जस लगाना ही चाहते थे कि उसने हाथ के इशारे से उन्हें झड़क दिया और सर घुमा के चारों तरफ देखने लगा।
उसके दीदे मचल रहे थे। हर चीज जैसे बेदम बेआवाज हो गई थी। जामू ने दोनों आदमियों को इधर उधर धकेल दिया था, लेकिन खुद वहीं खड़ा रहा। रत्ना ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी घूमती हुई नजरें बिट्ठल पर आके ठहर गई थीं। बिट्ठल भी उसी को घूर रहा था। रत्ना के सुकड़े हुए होंठ फैलते गए। जान पड़ता है कहीं देखत हैं, यकायक वो इस्तेहज़ाई लहजे में बोला। बिट्ठल के लबों में जुम्बिश नहीं हुई। ओहो हो, वो चक के बोला, बिट्ठल उस्ताद आवे हैं, जरा जल्दी पहचान लिया। बिट्ठल ने सपाट लहजे में कहा। पर इसको क्या बोले? उसने जमीन पर औंधे पड़े अपने आदमियों की तरफ निगाह करते हुए चुलबुलेपन से पूछा। बोलना भी आ गया है तुझको? और भी बहुत कुछ आवे है, तुम्हारे सर की कसम। फिर देर काहे को करता है? अंदर चल के कुछ जलपान कर लियो। पहली बार इधर आयो हो, अब तो तेरा खून ही पिएंगे। बहुत कड़वा है उस्ताद, लगे है नजरिया भी बदन के संग कुछ ढलक गयो है। आते किसी ने बोला नहीं कि रास्ता किधर को जावे है। उसका वजूद मेरी तरह किसी को भी एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो इस किस्म की बातें कर रहा था। एक नज़र देखने से मालूम हो जाता था कि वो कैसा आदमी है। उसके मुंह ही लगना फजूल था। हम सब बिट्ठल के इशारे के मुंतजिर थे। जामू रत्ना के करीब ही खड़ा था। हम में से भी किसी को उसके पास पहुंचने में देर न लगती। ऐसे आदमी के लिए सोचना ही क्या था। ज़्यादा चरचर मत कर, बिट्ठल ने भारी आवाज़ में कहा। जो बचार करना है कर ले, तेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। अब भी कोई बचार होवे है? वो आंखें मटका के बोला। हथियार को तुझ पर उठते लज्जा आएगी। अच्छा है, इसको बीच में मत ला, अपना फैसला खुद ही कर ले। हम लौट आए हैं। वो तो हमको भी दिखे है तुम लौट आए हो, पर ज़रा देरी में आए हो। इधर सारा कुछ बदल गयो है, सीधे इधर ही आ रहे हो। बिट्ठल ने जवाब में चाकू निकाल लिया। अपने पल्ले भी होवे है उस्ताद, इसको भीतर ही रख लियो तो ठीक है। हम बोल दें कि बड़ा घाटा होएगा। अभी तुम्हारी खुपड़िया में पहले का कोई ध्यान है तो उसको निकाल दो। अड्डे पर अब हम बैठे हैं और किसी से मार के नहीं बैठे, दमड़ी दे के लियो है। जब लियो है तो जाने भी हैं कि उसको रखा कैसे जावे। हम इधर ना ही आते तो बदले कोई आ जाता। बहुत से हरामियों के तन में चूहे दौड़े थे, शुक्र करो कि हम ही आ गए। तुम्हारा सारा आदमी साला नाक कटाई के बैठ गयो। कुछ इधर बकरा बने, बाकी उधर पिंजरे में चले गयो। बोलत हैं ये अपनों को डस लियो। तुम्हारा कांटा अभी तक मन में चुभे है, पर तुम्हारा समय फिर गयो है। तुमसे क्या बोलें, समझे कि नहीं? आए हो तो इधर धीरे से बैठो, पर अड्डे का विचार मन से निकाल दियो। जरूर तुझे किसी छिनाल ने जना था। किसी धोखे में मत रहिए उस्ताद, बात को बड़ी नंदा होवेगी। तुम्हारे निकालने के बाद हम उधर रात दिन बरसों साला मक्खी ना ही मारब थे। छाती में तुम्हारी बात अटका के गए थे। पता नहीं बिट्ठल को किस बात का इंतजार था। वो और क्या सुनना चाहता था। रत्ना की जबान कैंची की तरह चल रही थी और बिट्ठल का चाकू उसके हाथ में सर पड़ा था। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। मैंने बेचैनी से बिट्ठल की तरफ देखा, मगर वो जैसे अपने आप में गुम था। रत्ना के खामोश हो जाने के बाद चंद लम्हे वो सुन खड़ा रहा। कहा सोचन लागे उस्ताद? रत्ना ने ही तमस्कुराना लहजे में उसे टोका। बिट्ठल ने अपना चाकू उसकी जानिब उछाल दिया। रत्ना को उसकी तवक्को नहीं थी। गैर इरादी तौर पर वो एक कदम पीछे हट गया, लेकिन चाकू जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसने फुर्ती से उसे हाथ में उचक लिया। ना ही मानोगे, लागे है आज दिन आ गयो। वो चाकू की धार पर उंगली फेरते हुए बोला। अभी इतना बहुत है उस्ताद। उसकी आवाज़ एकदम बदल गई। उल्टे पैर इधर से लौट लियो। उसने चाकू वापस बिट्ठल की तरफ फेंक दिया। बिट्ठल ने हाथ बढ़ा के उससे थाम लिया। रत्ना ने इस दौरान अपना चाकू भी निकाल लिया था। जल्दी कर भांड के जने, अंधेरा बढ़ गया है। दिन में ही तुझको ठीक दिखाई नहीं देता, अंधेरे में क्या सूझेगा? लागे है आज दिन आ गयो। वो सर झटक के बोला। छोटपन में एक कहावत सुने थे, गीदड़ की मौत आवे है तो वो शहर की तरफ भागे है। हे काली मैया, मन में तेरे दास की एक ही इच्छा थी कि तेरे चरणों उस्ताद बिट्ठल के खून का चढ़ावा देवें। रत्ना अपना चाकू चूमते और आसमान की तरफ निगाह करते हुए हज़यानी अंदाज में बोला। उसने चाकू बिट्ठल पर तोड़ लिया था, मगर अचानक रुक गया और उछल के कहने लगा, पर इधर नहीं, अंदर चलो, अंदर चलो, उधर जगह बड़ी है, तुमको भी शिकायत नहीं होएगी।
उधर काली मैया की मूर्ति भी दर्शन देवे है, उसके आगे ही बलि हो, ये कहते ही वो मुड़ गया। विट्ठल भी गालिबन यही चाहता था, उसने ऐतराज नहीं किया। इस तरफ जगह बहुत तंग थी, पीछे गली के खुले दरवाजे से लोग अंदर झांक रहे थे, मगर उनमें से कोई अंदर नहीं आया था। उनका घुटा घुटा शोर हमारे कानों में गूंज रहा था। बीच का कमरा फलांग के हम सहन में आ गए। सहन का नक्शा बदला हुआ था, फर्श धुला हुआ, दीवारों पर नई सफेदी हुई थी। दीवार के साथ लगी बड़ी चौकी पर गेरुए रंग की चादर बिछी थी, सामने मुड़े पड़े थे। सहन की ये सफाई सुथराई कुब्बन खान की जिंदगी में हुई होगी। वो कपड़े भी साफ सुथरे पहनता था और हर वक्त बना संवरा रहता था। सहन खासा कुशादा था। अंदर पहले से कुछ और आदमी मौजूद थे। मालूम होता था कि रत्ना ने अपने खास आदमियों को बाकायदा इकट्ठा किया हुआ था, या वो अड्डे के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे और गली में हमारे अतराफ भीड़ देखते ही यहाँ आ गए थे। उनमें से चंद के चेहरे मुझे देखे हुए लगते थे। शायद वो मौजमदार के अड्डे के लोग थे या किसी और अड्डे के होंगे। विट्ठल, हलाकू, जामू, साटे वगैरह उन्हें खूब जानते होंगे। सहन में आते ही रत्ना उस ताक की तरफ मुड़ गया जहां जबान निकाले हुए काली देवी की स्याह मूर्ति रखी थी। वो हाथ जोड़े ताक के कोने से सर रगड़ रहा था और उसका चाकू मूर्ति के कदमों में पड़ा था। बाकी लोग सहन में हर तरफ दरबानों और पहरेदारों की मानिंद खड़े थे। उन्हें आपस में इशारे करने के सिवा और वक्त नहीं मिला होगा। उनके पीछे हम फौरन अंदर आ गए थे। सहन में रोशनी की कमी नहीं थी, तमाम बत्तियां जली हुई थी। काली देवी के पास से हट के रत्ना चौकी के सिरे पर पांव लटका के बैठ गया। हम सब चौकी के नजदीक एक तरफ मौजूद थे। अपने ही घर में अजनबी बने हुए हर पल जिस्म काटता हुआ गुजर रहा था। ये देखने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। सब अपने हाथ पैरों को बमुश्किल रोके हुए थे। किसी का बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़ के रत्ना की अंतड़ियां निकाल दे, उसकी खाल उधेड़ दे, आंखें फोड़ दे। अगर विट्ठल ये समझता था कि वो रत्ना ही है जिसने कुब्बन खान और अपने दूसरे आदमियों को आंखें खोलने की मोहलत नहीं दी थी, तो सामने आने के बाद रत्ना भी इतनी देर का मुस्तहिक नहीं था। मगर विट्ठल का जी शायद पत्थर का हो गया था। चाकू उसके हाथ में मौजूद था और वो रत्ना के चौकी से उठने का मुंतजिर था। जब विट्ठल ने अड्डे की इमारत के बजाय गली के नुक्कड़ पर टैक्सियां रुकवाई थीं और गली के लोगों ने हमें आ घेरा था, उस वक्त मुझे खदशा हुआ था कि कहीं रत्ना इस अरसे में अड्डे से निकल ना जाए। अड्डे का एक दूसरा रास्ता पिछली गली में खुलता था, लेकिन रत्ना ना तो पिछले दरवाजे से बाहर गया, ना उसने चाकू उठाने से इज्तनाब किया, बल्कि कुछ ऐसा लगता था जैसे उसे हमारा इंतजार ही हो। जिस शख्स ने कुब्बन खान को इस तरह रास्ते से हटाया हो, हमारी आमद की इत्तला सुन के वो यूं अड्डे पर बैठा नहीं रह सकता था। फिर शायद वो रत्ना नहीं था। विट्ठल भी कुछ यही समझ रहा था, मगर ये रत्ना की कठपुतली भी हो सकती थी। इस तरह वो हम लोगों पर कुछ और साबित करना चाहता होगा जो उसने पुलिस पर साबित किया था। और रत्ना तभी कुछ साबित करने की कोशिश कर सकता था जब उसे अपने बाजुओं का कुछ ज्यादा ही एतमाद हासिल हो, खाली होली नहीं। अड्डे पर कब्जा जमाने के लिए पहले कुब्बन खान को ऐसे ही ख़त्म किया जाना चाहिए था। सामने आके वो कुब्बन खान, लाला, शोली, फद्दे, कांते किस किस का सामना करता। एक कुब्बन खान ख़त्म हो जाता तो अड्डा उसके हाथ में ना आता, और एक वक्त को आ भी जाता तो दूसरे चैन ना लेने देते। अड्डे पर एक से एक आदमी मौजूद था। इस तरह अड्डे पर कोई बाकी नहीं रहा था, और अड्डा हासिल करने के बाद वो उसके बाजुओं ही का जोर था जो कलकत्ते के दूसरे उस्तादों को उससे दूर रखे हुए था, और अब इसी कसबल पर विट्ठल के सामने मौजूद था। उस विट्ठल के सामने जिसे वो अच्छी तरह जानता था, उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, मगर खौफ और घबराहट के आसार नजर नहीं आते थे, या वो उन्हें छुपाने पर कादिर था। मूर्ति के पास से हट के चंद सानियों तक वो सर झुकाए चुपका बैठा रहा। फिर अचानक काली देवी का नारा लगा के चौकी से उठ गया। हमने रोकना चाहा, मगर विट्ठल चंद कदम चल के उसके मुकाबिल आ गया। रत्ना ने उसके पास पहुंचने से पहले ही दोनों हाथ फैला दिए थे। बाएं हाथ में चाकू चमक रहा था, मगर यकायक वो पीछे हट गया जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हाँ, वो मतहोश लहजे में बोला, पैर में चोट लगे है, तुमसे ठीक तनी चला भी ना जावे है। आगे बढ़, विट्ठल ने बफरी हुई आवाज में कहा। बढ़ने को बढ़ जावे, पर काली मैया का बोलेगी, चोट खाए की भेंट स्वीकार ना करेगी। आगे बढ़, विट्ठल की आवाज सहन में गूंजने लगी। ना ही उस्ताद, हमको मजबूर मत करो, अभी पाँव ठीक कर लो,
बर जावे तो हम किधर जावे हैं, पर तू तो भला चंगा है रुस्तम के थूके, वो तो तुमको पता चल जाएगा रुस्तम के थूके हैं, यो रुस्तम पे थूकते हैं। अपने पाँव की ये हालत होती तो तुम क्या आगे बढ़ जाते? ना ना उस्ताद, अपने धर्म में चोट खाए पे हथियार उठाना पाप है। विट्ठल ने उससे नहीं कहा हथियार अंधों पर उठाना पाप नहीं है, उसे चोरी सिखाना पाप नहीं है। विट्ठल के बोलने से पहले जामो सनसनाती आवाज़ में बोला, जान दे उस्ताद को तूने माफ़ कर दिया तो इधर से कोई देवी के लिए चुन ले, तुम्हारे मन की हसरतियाँ भी निकाल लेवेंगे, पहले जड़ को तो काट देवें। और तुमको ऐसे ही खुजली हुए है तो इधर खड़े हुए आदमी ताली बजाने को ना ही है, कल को अपनी बहना लेके आओ और बोलियो कि रतना उस्ताद अभी पहले इस पर हथियार उठाओ, तो कहा हम तुम्हारी बात मान लेवेंगे, पहले उस्ताद को देख लेवें और उस्ताद हमको। बरसों इन हाथों की घिसाई फिर किस कारण किए थे, तुम बोलोगे तो तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। अड्डे पर बैठे हैं अपनी माँ, वो गाली दे के बोला। विट्ठल की आंखें भारी हो गई थी। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, उसे कुछ और नहीं सुनना चाहिए था। वो 2 कदम आगे बढ़ गया। रत्ना को जल्द ही एहसास हो गया कि वो फजूल बातें कर रहा है। विट्ठल को आगे आते देख के एक आन में उसने अपना जिस्म सीधा किया और उसके हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। मैया की सौगन, वो चीखते हुए बोला, कुछ और मत समझियो, ई के हम कोई रस्सी तोड़वा रहे हैं, हमको क्या मालूम न था कि एक दिन ऐसो आवेगा। सो मैया को तुम्हारा ही वचन दियो थे। वो दीवानों की तरह अपना सर हवा में पटकने लगा। नहीं मानत हो तो ठीक है, मैया जाने, वो खुद देख ले वो है। उसने ताक में रखी हुई मूर्ति पर एक नज़र डाली और हाथ जोड़ के नारा लगाया, जय भवानी की। उसके दोनों हाथ विट्ठल को अपने शिकंजे में कसने के लिए फैल गए। तजस्सुस और सनसनी से भरपूर बाजीगर के मज़ीद वाक़यात जानने के लिए इस नंबर 64 समाअत फरमाएँ।